24 घंटे पहले विकास दुबे लगभग एक तरह से जीता था, यूपी पुलिस को चकमा देकर, अपने आप को जिंदा पकड़वाकर। 24 घंटे बाद यूपी पुलिस ने अपना एक तरह से बदला भी ले लिया। पूरी कहानी आपको सुनाऊं, सुबह से आप लोग देख ही रहोगे, आज सुबह से मैं भी बहुत बोल रहा हूं, लेकिन जो कहानी है पूरे एनकाउंटर की, तो मेरी कोशिश यही है कि जो चीजें आपने नहीं सुनी है वो आप तक पहुंचाऊं। लेकिन बदकिस्मती से आखिरी 15 मिनट के लिए सिर्फ चूक भी नहीं कहूंगा इसको, क्योंकि ये पुलिस की एक सोची समझी पूरी एक प्लानिंग के तहत हुआ कि मीडिया को रोक दिया गया खास नाके पर। कहानी शुरू होती है थर्सडे की रात या शाम के 7 बजे से। सुबह करीब 7:30-8 बजे महाकाल मंदिर के पास पकड़ा जाता है और इसके बाद दिन भर वो उज्जैन पुलिस के कब्जे में रहता है। 2:30 से 3 बजे के दरमियान यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंचती है और इसके बाद विकास दुबे से पूछताछ वैसी शुरू होती है। सबको उम्मीद यह थी कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे यूपी ले जाया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 80 के तहत यह कहा गया है कि अगर किसी मुलजिम को आप गिरफ्तार करते हैं और उस मुलजिम को किसी दूसरे स्टेट की पुलिस अपने यहां ले जाना चाहती है, तो उसके जुर्म बताते हुए अदालत में आपको जाना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि हमें इसको ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड चाहिए, और अदालत की इजाजत के बाद ट्रांजिट रिमांड मिलती है और फिर आप ले जा सकते हैं। कल ऐसा नहीं हुआ। कल यूपी पुलिस उज्जैन की किसी अदालत में गई ही नहीं, न ट्रांजिट रिमांड गया। अब एक तरह से कानून के साथ खिलवाड़ है, लेकिन इसकी भी तैयारी की गई कि इससे कैसे बचा जाए। रात को उज्जैन के एसपी मनोज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शुरू में बड़े अच्छे खुशमिजाज थे, हंस रहे थे, लेकिन इसके बाद इसी सवाल को लेकर जब उनके ऊपर सवाल दागे जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सवाल यही था कि एमपी पुलिस ने बिना ट्रांजिट रिमांड के यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम को विकास दुबे को क्यों सौंप दिया और कैसे सौंप दिया। तो अब यहां पे दो कहानी आई। कहानी आई कि उज्जैन पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक कहीं पे भी विकास दुबे की गिरफ्तारी दिखाई ही नहीं थाने में। चलो भाई, नहीं दिखाई तो जब गिरफ्तारी नहीं दिखाई तो उससे क्या फायदा होगा। तो उसकी कहानी ऐसे तैयार होती है कि उनकी कहानी के हिसाब से ये विकास दुबे महाकाल मंदिर के पास पकड़ा गया। हमें पता है कि कानपुर वाला, इसने खुद ही नाम बताया और इसने ऐसे से जुर्म किए हैं, 8 पुलिस वालों को मारा है, तो हमने इसको बिठा लिया, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं था कि ये विकास दुबे है। तो हमने कानपुर के एसपी को फोन किया और कानपुर के एसपी से कहा कि एक बंदे को ऐसे से हमने पकड़ा है, लगता विकास दुबे है, तो आप आ जाइए और तस्दीक कर लीजिए। तो इसके बाद कानपुर से चूंकि मामले की जो जांच हो रही थी वो एसटीएफ की टीम कर रही थी, तो एसटीएफ की टीम आती है, हम उसको थाने में बिठा कर रखते हैं। एसटीएफ की टीम आती है, उसके बाद देखती है और फिर तस्दीक करती है कि हाँ ये विकास दुबे है। तो जब पता चल गया कि ये विकास दुबे है तो हमने उनके सुपुर्द कर दिया कि भैया ये आपका मेहमान है, आप ले जाओ। इसलिए ट्रांजिट रिमांड की जरूरत नहीं पड़ी। ये उज्जैन पुलिस की कहानी है कि उनका इंतजार किया, तस्दीक हुई और दे दिया। चले, यहां तक इनकी बात एकदम सही है। अब कल सुबह से रात तक आप सबने भी सुना होगा हर न्यूज चैनल पर, सबसे पहले होम मिनिस्टर आए एमपी के, उन्होंने एकदम सीना ठोक के कहा कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद सीएम आए और शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार किया। इसके बाद डीएम आए उज्जैन के, उन्होंने कहा कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद एसपी आते हैं उज्जैन के, वो भी कहते हैं कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं, वो कहते हैं मीडिया से कि प्रशांत दुबे को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब सब कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार कर लिया, तो फिर सीआरपीसी की सेक्शन 80 के तहत यह कहा यह है कि एक शख्स को जब आपने गिरफ्तार किया ऑफिशियली, तो दूसरे स्टेट की पुलिस को सौंपने से पहले उसका ट्रांजिट रिमांड लेना जरूरी है, यानी उसको उस जगह की अदालत में पेश करना जरूरी है। तो यहां दोनों बातें हैं कि हमने सुपुर्द कर दिया। तो अगर आपने सुपुर्द किया तो इसका मतलब है कि आपने अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि अरेस्टिंग लिखी नहीं है। तो जब अरेस्टिंग लिखी नहीं, तो फिर चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर और एसपी से लेकर डीएम तक क्यों कह रहे हैं कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। ये दोनों अलग चीजें थी। तो पहली चीज तो यही पड़ती है बुनियाद। खैर, इसके बाद शाम 7 बजे उज्जैन से एसटीएफ की टीम जो गई थी वहां पर 3 गाड़ियों में गई थी। उसमें एक सफारी गाड़ी थी, एक टीयूवी 300 थी और एक और गाड़ी थी।
चौथी गाड़ी जो थी वो उज्जैन पुलिस की थी, इनोवा, क्योंकि उज्जैन पुलिस की जिम्मेदारी थी कि यूपी के बॉर्डर तक, जहां पे एमपी की सीमा खत्म हो जाए, वहां तक प्रोटेक्शन देते हुए विकास दुबे को वो पहुंचाएं और छोड़ आए। तो शाम 7 बजे उज्जैन से 4 गाड़ियों का काफिला निकलता है। 3 गाड़ी यूपी एसटीएफ की है और 1 गाड़ी एमपी पुलिस की है। एमपी पुलिस की उस इनोवा का गाड़ी में विकास दुबे बैठा होता है और उसमें एमपी पुलिस के अलावा एसटीएफ के भी कुछ लोग बैठे होते हैं। अब ये सफर शुरू होता है। करीब 50-60 किलोमीटर आगे जाते हैं, एक पेट्रोल पंप के पास ये गाड़ी रुकती है, वो पेट्रोल भराते हैं। तो हमारी टीम जो है वो शूट करना शुरू कर देती है, विकास दुबे की तस्वीर हो रही है। तो वो गुस्सा होते हैं एसटीएफ की टीम और वो आते हैं और उसके बाद कैमरामैन को मना करते हैं और उनको, लेकिन कोई बातचीत या कोई रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो धमकाते हैं और फिर गाड़ी तेजी से आगे लेकर भाग जाते हैं। थोड़ी दूर के बाद करीब 2-2.5 घंटे और आगे जाकर एक टोल नाका पड़ता है। वहां पे अचानक उस 4 गाड़ियों के काफिले में से एक गाड़ी, उनकी गाड़ी के आगे अचानक रोक दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम क्यों पीछा कर रहे हो, और कैमरामैन के साथ धक्का मुक्की होती है और फिर उस गाड़ी की चाबी वो एसटीएफ का जो बंदा था वो निकाल लेता है और गाड़ी की चाबी लेकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर विकास दुबे के साथ भाग जाता है। अब हमारी टीम सड़क किनारे, रात करीब 10:30 बज रहा है, चाबी है नहीं, गाड़ी खड़ी हुई है। वो दफ्तर फोन करता है, फिर पुलिस ऑफिशियल को फोन करते हैं। इसके बाद एसटीएफ के जरिए उनको मैसेज दिया जाता है कि भैया ऐसा मत करो, उनकी चाबी लौटा दो। 61 किलोमीटर आगे जाकर एसटीएफ की टीम, एक टोल और पड़ता है, उस टोल पे हमारा एक दूसरा रिपोर्टर था, उसको वो गाड़ी की चाबी सौंप देते हैं। वो फिर 61 किलोमीटर वापस आता है चाबी देने के लिए, तब ये गाड़ी चलती है, लेकिन तब तक वो काफिला आगे निकल चुका था। खैर, उसके बाद बाकी टीमें पीछा करना शुरू करती हैं। एसटीएफ की टीम नहीं चाहती थी कि मीडिया की कोई गाड़ी उसके पीछे हो। इसके पीछे क्या मकसद है ये आगे पता चलेगा आपको। खैर, पूरा रात गुजरता है ये गुना झांसी होते हुए। सुबह करीब 6:30 बजे कानपुर की, अच्छा उससे पहले अब एमपी की बॉर्डर खत्म हो जाती है। तो जैसे ही एमपी की बॉर्डर खत्म होती है वहीं तक इनोवा गाड़ी आती है। तो एमपी की सीमा पर अब उस इनोवा गाड़ी से विकास दुबे को उतारा जाता है और उसके यूपी एसटीएफ की व्हाइट जो टाटा सफारी गाड़ी थी उसमें बैठा दिया जाता है। अब गाड़ी बदल गई, चूंकि सरहद बदल गई। इसके बाद अब विकास दुबे एसटीएफ की टीम के साथ व्हाइट टाटा सफारी गाड़ी में बैठता है और यूपी की सीमा में दाखिल होता है। सुबह 6:30 बजे अब 3 गाड़ियों का ये काफिला, क्योंकि चौथी लौट चुकी है एमपी पुलिस की, कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं। अब वहां पे भी तेज तर्रार रिपोर्टर, वो भी वहां मौजूद। अब उस टोल प्लाजा पे क्रॉस करने के बाद 2 और यूपी पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी थी। अब ये 3 गाड़ियों का काफिला वहां से गुजरता है। इस 3 गाड़ियों में से विकास दुबे सफेद व्हाइट जो टाटा सफारी थी उसमें बैठा हुआ दिखता है, बाकायदा कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। इसके बाद अब उन 3 गाड़ियों के साथ वो जो 2 गाड़ी वहां टोल पे पहले से खड़ी थी वो भी उसमें शामिल हो जाती है उस काफिले में। एक गाड़ी आगे, एक गाड़ी पीछे और 3 गाड़ियां बीच में। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो गाड़ियां बहुत तेजी से निकलती हैं, क्योंकि अब अपना इलाका आ चुका था। अचानक एक नाका आता है और उस नाके पर बैरिकेडिंग की हुई थी और फौरन जो मीडिया की गाड़ी थी उसको रोक दिया जाता है। एसटीएफ की गाड़ी निकल गई। अब मीडिया के सारे लोग परेशान, रिपोर्टर लड़ते हैं, पूछते हैं भैया हमें क्यों रोक रहे हो, हम ड्यूटी पे हैं। तो कहते हैं नहीं, वो कोरोना की वजह से चेकिंग चल रही है। अब पता नहीं कोरोना की कौन सी ऐसी चेकिंग होती है। खैर, इस बहस में करीब 10 से 15 मिनट का वक्त निकल जाता है। 10-15 मिनट के बाद जब वो देखते हैं कि कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है, उन्हें लगता है कि शायद उनका काम हो गया, वो बैरिकेड हटा देते हैं, मीडिया की गाड़ी को आगे जाने की इजाजत दे देते हैं। वहां से करीब 10 किलोमीटर आगे जैसी मीडिया की गाड़ी पहुंचती है तो हैरान हो जाती है देखकर कि सड़क किनारे उनमें से एक गाड़ी जो उज्जैन से चली आ रही है, जिसका लगातार पीछा किया गया, जो कैमरे पर है, वो सड़क किनारे पलटी हुई है। और वो गाड़ी थी TUV 300 महिंद्रा की, जिसमें एसटीएफ के लोग बैठे हुए थे। वहां पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे, तो पूछा गया कि ये क्या हुआ, तो पुलिस वाले ने कहा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी स्लिप कर गई और पलट गई, और पलटी हुई गाड़ी थी, और एक्सीडेंट के बाद यहां। तो फिर बोला यहां तक तो ठीक था। अब रिपोर्टर को भी ये लगा कि हटाओ, एक्सीडेंट हुआ है। बाकी के कोई जो एसटीएफ के लोग थे वो वहां पे उस गाड़ी के आसपास नहीं, और बाकी एसटीएफ की दोनों गाड़ियां जो थी वो भी वहां पे नहीं थी, सिर्फ एक यही गाड़ी पलटी हुई थी, TUV 300। तो टीम आगे ही बढ़ती, तब तक एक पुलिस वाले ने कहा कि ये गाड़ी पलटी और इसमें से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, एक पुलिस वाले का पिस्टल छीन लिया। जवाब में पुलिस की टीम उसके पीछे भागी, उसने सरेंडर नहीं किया, उसने गोली चलाई, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई।
और विकास दुबे घायल हो गया। इसके बाद उसको घायल विकास दुबे को हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ये कहानी सुनी तो सब रिपोर्टर के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अभी 10 किलोमीटर पहले हम लोगों ने देखा है कि विकास दुबे व्हाइट टाटा सफारी गाड़ी में बैठा हुआ है। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट है जो पलटी हुई वो टीयूवी 300 है। एक्सीडेंट टीयूवी 300 का हुआ है। विकास दुबे गाड़ी में जो बैठा हुआ वो टाटा सफारी है। तो फिर वो इस गाड़ी के एक्सीडेंट से उसका क्या लेना देना। लेकिन ये कहानी जब तक समझ में आती, थोड़ी देर के बाद अचानक पता चलता है कि विकास दुबे हॉस्पिटल पहुंचा, वहां पे फिर से कैमरे में सारी चीजें कैद हो रही हैं। जिस गाड़ी में अब वो हॉस्पिटल पहुंचता है वो फिर से वही टाटा सफारी हो गई जिसमें वो 10 किलोमीटर पहले बैठा हुआ था। तो इस 10 किलोमीटर में सारा खेल होता है। जहां तक मीडिया फॉलो कर रही थी सब कुछ ठीक था। जैसे ही उस बैरिकेड पे मीडिया को रोका गया और 10 से 15 मिनट का ये पूरा टाइम था, और इस 10-15 मिनट में ही ये गाड़ियां भी बदली, विकास दुबे निकलकर भागा भी, विकास दुबे पे गोलियां भी चली और विकास दुबे मारा भी गया। तो ये 15 मिनट जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर ये गैप ना होता, अगर बैरिकेड ना होता, मीडिया की गाड़ी लगातार कोर्ट तक, क्योंकि प्रेस रिलीज आई है अभी एसटीएफ की, उसमें कहा गया कि हम उसे कानपुर की अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहे थे जब यह हादसा हुआ, तो वो अदालत में होता। एसटीएफ ने इस पे सफाई ये दी कि ये गाड़ी इसलिए पलटी क्योंकि जब गाड़ी जा रही थी तो अचानक सड़क पर गाय और भैंस आ गई, और जो ड्राइवर था वो बड़ा थका हुआ था क्योंकि लगातार वो पूरी रात ड्राइविंग कर रहा था, करीब 750 किलोमीटर ट्रेवल किया, और अचानक जानवर आ गया, वो कंट्रोल नहीं रख पाया, इसलिए गाड़ी पलट गई। गाड़ी जो पलटी वो उनका ये भी है कि करीब 50 से 100 मीटर तक घिसटते हुए गई। अगर गाड़ी की स्पीड, और ये भी है कि मीडिया चूंकि पीछे थी इसलिए गाड़ी की रफ्तार भी ज्यादा थी, तो अब तीनों चीजें मिला लें तो एक तेज रफ्तार गाड़ी अगर पलटती है और 50 से 100 मीटर घिसटती है तो फिर गाड़ी डैमेज होनी चाहिए। गाड़ी के सारे शीशे सलामत हैं, गाड़ी के किसी शीशे में कोई न टूटा है न कोई और चीजें। गाड़ी की बॉडी में कहीं कोई इस तरह के निशान नहीं है जिससे लगे कि कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी इतनी 50-100 मीटर घिसट कर चली है। बारिश हुई है चूंकि सुबह, तो आसपास की जहां से ये गाड़ी के घिसट के जाने तक की बात हो रही है, मट्टी गीला है, गीली मिट्टी में कहीं निशानी नहीं है गाड़ी के घिसटने की। तो ये सारी चीजें नहीं है। बाकी आप समझदार हैं कि कहानी क्या हो सकती है। तो ये कहानी का पहला पहलू है। अब दूसरा ये, जब हॉस्पिटल ले जाया जाता तो उसके बाद बताया जाता है कि कुल 6 पुलिस वाले इसमें घायल हुए, जिसमें 4 पुलिस वाले गाड़ी के पलटने की वजह से और 2 पुलिस वालों को गोली मारी गई, उससे वो इंजर्ड हुए। डॉक्टर से पूछा गया कहां लगी है गोली, तो पता चला कि दोनों पुलिस वालों की गोली छूते हुए निकल गई है, तो कोई खतरे की बात नहीं है। विकास दुबे को कहां कहां गोली लगी, तो बताया गया कि विकास दुबे को 4 गोली लगी है, एक हाथ में और 3 सीने में। एक शख्स जो गाड़ी एक्सीडेंट होता है, निकलता है, भागता है, सबसे पहले तो वो पुलिस वाले जो उसको पूरे रास्ते में हाथ बंद करके नहीं लाते हैं, इतना खूंखार क्रिमिनल है, ये लापरवाही है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था। दूसरा, वो एसटीएफ के लोग कमांडो भी होते हैं, वो अपने पिस्टल को सही से नहीं रख पाए कि वो छीन के लेके भाग रहा है। और तीसरा, उसके पैर में चोट है, लड़खड़ाता है, पहले भी गोली लगी है, तो इतनी तेजी से भाग भी रहा है। पांचवा ये कि फिर उसके बाद भागते हुए पुलिस उसको ललकारती है, कहती है सरेंडर करने के लिए, नहीं करती है तो पुलिस गोली चलाती है, लेकिन गोली पीठ की तरफ लगने की बजाय, पीठ पे लगने की बजाय, पैर पे लगने की बजाय 3 गोलियां सीधे जाके सीने में लगती हैं और करीब से लगती हैं। तो ये सारी चीजें भी बताती हैं। क्या बताती हैं? 7 तारीख को, 7 जुलाई को यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लाइनों का इस्तेमाल किया था कि 8 पुलिस वालों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। जिसने भी ये किया है वो पछताएगा, जो भी उसके साथ होगा, और ये एक नजीर होगा। तो पछताना और नजीर होना ये एलानिया पहले से था। कल उसकी गिरफ्तारी या सरेंडर, उससे भी यूपी पुलिस को एक तरह से नाकामी थी। लेकिन एक चीज थी कि बहुत सारे लोग बात कर रहे थे इस एनकाउंटर को लेकर। हैदराबाद के बाद ये चीजें शुरू हुई तो कई चीजें चल रही थी कल से ही। एक ये कि एनकाउंटर कब होगा, कोई ये नहीं कह रहा कि अब एनकाउंटर नहीं होगा क्योंकि पकड़ा गया। बात ऐसे हो रही कि अभी एनकाउंटर कब होगा, कहां होगा, आजकल में होगा या 2-4 दिन और वेट होगा, क्या कानपुर में ले जाकर होगा,
कानपुर के क्या उसी बिकरू गांव में ले जाया जाएगा? क्या बिकरू गांव के उसी घर के अंदर ले जाकर एनकाउंटर किया जाएगा? ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सारा काम खत्म हो गया। मैंने आपको शुरू में जब से ये कहानी सुना रहा हूं 3 चीजें कही थी। आज मैं भी एक चीज में गलत साबित हुआ। मैंने कहा था कि इस पूरे मामले का 3 अंजाम होगा, आपको याद होगा। मैंने कहा पहला सरेंडर, दूसरा एनकाउंटर और तीसरा गिरफ्तारी। यही 3 अंजाम थे। ये पहला केस है जिसमें 2 चीजें एक साथ हो गई, सरेंडर भी, बल्कि तीनों हो गई। आप इसको सरेंडर माने तो सरेंडर भी हो गया, आप इसको गिरफ्तारी माने उज्जैन पुलिस की तो गिरफ्तारी भी हो गई, और एनकाउंटर भी हो गया। तो एक केस जिसके बाकी मामलों में 3 अंजाम होते, यहां 3 अंजाम एक केस के साथ हो गए। अब जांच होगी, बहुत सारी चीजें उठेंगी, बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन कई चीजें हैं। एक कि जिस तरीके से 2 और 3 जुलाई की रात को बिकरू गांव में हुआ, 8 पुलिस वालों की जान ली गई, और उनमें से 2-3 के साथ जिस हैवानियत के तरीके से जान ली गई, कुल्हाड़ी मारे गए, पैर काटे गए, चेहरे पे गोली मारी गई। विकास दुबे और उसके गुर्गों से किसी को हमदर्दी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे खूंखार अपराधियों का, ऐसे जालिम लोगों का अंजाम और हश्र एक होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। अगर ये एनकाउंटर पूरी तरह जेन्युइन है तो फिर किसी को अफसोस भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी चीज है वो मुझे थोड़ी, जो हैदराबाद के बाद ये इंसिडेंट हुआ, क्योंकि हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं और सब कुछ सिस्टम से है। हम बहुत सारी शिकायतें कर सकते हैं पुलिस से, कानून से, अदालत से, लेट लतीफी से, मुकदमे में सुनवाई से, पुलिस की बेईमानी से। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर सिस्टम से हटकर यूं ही सब चलता रहा तो फिर समाज में जंगल राज होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, और इसके बड़े सारे बुरे अंजाम भी होंगे। वो इसलिए कि पुलिस का काम है पकड़ना और पकड़कर अदालत में पेश करना, अदालत का काम है सजा देना। तो ये सजा विकास दुबे को अगर कायदे से देखो तो अदालत भी दे सकती थी, लेकिन जो हैदराबाद में हुआ उसके बाद अब जो हुआ, ये पुलिस ही फैसला कर रही है। और शायद इसकी 2 वजह, और इन दोनों केस को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, लोगों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं उन लोगों से जिनके साथ जुर्म हुआ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जुर्म किया। चाहे वो हैदराबाद की जो डॉक्टर थी जिसके साथ गैंग रेप हुआ, तो उन चारों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं थी। और यही वजह है कि पहली बार मिठाई बटे, लड्डू बटे, पुलिस के एनकाउंटर पर कभी सवाल नहीं उठा। सेम ये चीज है, जिस तरीके से 8 पुलिस वालों को शहीद किया गया मारकर, और जिस तरीके से मारा गया, विकास दुबे जैसे लोगों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है। और इसीलिए इस एनकाउंटर को लेकर कोई आप उस तरीके से बातें भी नहीं हो रही है, वरना आमतौर पे किसी भी एनकाउंटर को लेकर फौरन शक और सवाल खड़े होते हैं। बट यहां तो बहुत सारी चीजें एकदम ओपन है, फिर भी एक लोगों को लगता नहीं ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। पर मेरा यह है कि इसके आगे चल के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन क्या ये भी कहूं कि पुलिस पूरी तरह से गलत है, तो फिर सवाल यह है कि अगर अदालतों में इतना वक्त लगेगा एक एक जुर्म के लिए, जैसे निर्भया के, इसके लिए कि कितनी बार तो फांसी टली, तो लोगों का सब्र जाता रहता है। अब लोग चाहते हैं, एक तो पेशेंस कम है, फटाफट इंसाफ हो, फटाफट सजा मिले। तो इन चीजों को सोचना भी जरूरत है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं सुधरी तो फिर सड़कों पर ही फैसला हुआ करेगा, और ये गलत है। इसका कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक आध दुश्मनी हो गई हमारी किसी से, हमने उसको किसी केस में फंसा दिया और हमने उस पुलिस वाले से कहा गया अब तो कोई उंगली भी नहीं उठाता आजकल तो एनकाउंटर पे, तो 2-4 केस इस पे डालकर इसको एक क्रिमिनल टाइप बना दो और इसका एनकाउंटर कर दो, जो पैसे मुझसे ले लो, काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें खतरा पैदा कर सकती हैं आने वाले वक्त में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए दोनों की जरूरत है। पुलिस अगर विनय दुबे जैसे क्रिमिनल को उभरने ही ना दे, पनपने ही ना दे, उससे पहले कि सर उठाए उसी वक्त कुचल दे विकास दुबे, तो शायद ये दिन ना देखना पड़े और विकास दुबे जैसे गुंडे पैदा ही ना हो, पैदा होने से पहले उनको कुचल दिया जाए। अदालतों में जब ये केस जाए और अगर वो फटाफट फैसला सुना दे और जल्दी इंसाफ हो, तो भी शायद लोगों का भरोसा ये रहेगा कि नहीं, यहां तो फटाफट फैसला हो जाता है, इसको सजा मिलेगी, तो भी सोच बदल सकती है। तो ये जिम्मेदारी हर एक की है, और जब तक हर एक जिम्मेदारी नहीं निभाएगा ये चीजें खतरनाक हो सकती हैं। तो मेरा मानना है कि हम आज कल ये कुछ ऐसे घटनाओं पे खुश हो सकते हैं कि अच्छा किया। बहुत सारे लोगों के हर एक के अलग अलग रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाइए,
बहुत है कि नहीं ऐसे लोगों का ऐसे ही होना चाहिए, हम आम बोलचाल में भी बात करते हैं नहीं ऐसे को ठोक ही देना चाहिए, यही इनका अंजाम है, यही सजा है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही ये रफ्तार बढ़ती रहेगी और ऐसे ही होता रहा तो ये मान के चलिए कि बहुत सारे गलत लोग भी इसमें फंस जाएंगे। जो मुजरिम है, जो गुनहगार हैं, जो विकास दुबे जैसे लोग हैं, उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम और एक उसके जरिए, वरना फिर हमारी जो सिविलाइज सोसाइटी है इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। और पिछले करीब लास्ट फ्राइडे, एक हफ्ता तो हो गया, आज फ्राइडे ही है, से हम विकास दुबे ही बात कर रहे थे, और मुझे लगता है कि अब इनकाउंटर भी खत्म हो गया, और इस इनकाउंटर के साथ अब वो सवाल भी सारे खत्म हो गए कि कौन उसको पालता था, कौन पोसता था, कौन पुलिस वाले दोस्त थे, कौन नेताओं के सर पे हाथ था। इससे एक फायदा ये भी हो गया कि अब ये सारे राज जो हमेशा के लिए राज रहेंगे, दफन हो गए। अब इन सवालों के जवाब हमारे सामने नहीं आएंगे। ये भी इसका एक पहलू है। तो एक हफ्ते से चल रहा था, अब इसमें कुछ चीजें आएंगी, पर आप मान के चलिए कि विकास दुबे से जुड़ी हुई बाकी चीजें अब कुछ ऐसी नहीं आएंगी कि किसी नेता के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, बाकी पुलिस वाले और इसमें बेपर्दा होते हैं, बेनकाब होते हैं। अब ये चीजें खत्म, और मुझे लगता है इसके साथ ही विकास दुबे की कहानी भी खत्म।